नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मौर्य काल को पढ़ा था। मौर्य काल के बाद अब उत्तर मौर्य काल के अंतर्गत चलेंगे। उत्तर मौर्य काल में हम शुंग वंश को देखेंगे, उसके बाद कर्ण वंश को तथा उसी में सातवाहन वंश को देखेंगे और देखेंगे ब्राह्मण साम्राज्य किस तरीके से भारत पर राज्य करता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे थे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का भाग प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में हम वैदिक काल पढ़ चुके हैं। उसके बाद महाजनपद काल को पढ़ा था। उसके बाद धार्मिक आंदोलन को पढ़ा था। उसके बाद मगध काल को देखा था। उसके बाद मौर्य काल को देखा था तथा मौर्य काल के बाद आज हम उत्तर मौर्य काल को पढ़ेंगे। इसे हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहले भारत के शासक पढ़ेंगे, उसके बाद विदेशी आक्रमणकारियों का शासन पढ़ेंगे। अगर आपने पिछले वो वीडियो नहीं देखे हैं, वैदिक काल, महाजनपद काल और धार्मिक आंदोलन, मगध काल तथा मौर्य काल के, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखेंगे तो आपको आगे की स्थिति अच्छे से समझ में आएगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मौर्योत्तर कालीन उत्तर मौर्य काल। इसका समय अवधि 200 BC से 300 AD तक, मतलब 200 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक लगभग 500 वर्षों का ये शासन है। इसमें तमाम सारे वंश आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं शुंग वंश से। पहला राजवंश शुंग वंश आता है। पिछले वीडियो में हमने मौर्य काल में देखा था ना कि पुष्यमित्र शुंग ने उसका वध कर दिया था और अपना शासन स्थापित कर लिया था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य शासक बृहदत्त का वध कर शुंग वंश की स्थापना करते हैं। ये पुष्यमित्र शुंग है। ये मौर्य शासक बृहदत्त को वध कर देते हैं क्योंकि उसके कर्म बहुत बुरे होते हैं और ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना करते हैं। यह प्रथम ब्राह्मण वंश था जिसने मगध पर शासन किया। ये ब्राह्मण कुलीन थे तथा सबसे पहले गद्दी पर बैठने वाले, मगध की गद्दी बैठने वाले ये राजा थे। इसने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। इसने पटना से हटाकर विदिशा में दरबार अपना लगाया तथा राजधानी के तौर पे दोनों पटना और विदिशा दोनों चलती थी, लेकिन जो इसका राज दरबार लगता था वो विदिशा में लगता था और राजकाज जो होते थे वो पाटलिपुत्र में ही चलते रहते थे। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया। इस यज्ञ में मुख्य पुरोहित पतंजलि थे। इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया। इसके जो पुरोहित जिन्होंने पूजा करवाई थी वो पतंजलि थे। इसकी जानकारी के स्रोत धनदेव का अयोध्या शिलालेख मिलता है। जो इसकी जानकारी हमको मिलती है 2 अश्वमेध की, ये धनदेव का अयोध्या में जो शिलालेख है वहां से इसकी जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र को बौद्ध द्रोही कहा गया है। जो पुष्यमित्र शुंग है ना, ये ब्राह्मण वंशी है तथा वैदिक धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए बौद्ध धर्म इन्हें बौद्ध द्रोही कहते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इन्होंने बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवाया था। जो बौद्ध ग्रंथ है ना, उसमें बताया जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया था। परंतु अन्य स्रोतों के अनुसार पुष्यमित्र वैदिक धर्म का अनुयायी था, इसलिए बौद्ध धर्म के लोग द्वेषपूर्ण भावना के कारण ऐसा वर्णन किया है जिसके द्वारा किसी धर्म को क्षति नहीं पहुंचाई गई। जो पुष्यमित्र शुंग है ना, उसने किसी धर्म को क्षति नहीं पहुंचाई थी तथा द्वेषपूर्ण भावना के कारण बौद्ध ग्रंथों में इसका इस प्रकार का वर्णन दिया गया है। चलिए और आगे इतिहासकारों का मानना है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म की महानता को समझा और टूटे हुए बौद्ध स्तूपों को पुनः निर्माण कराया। जो इतिहासकार मानते हैं कि कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने अंतिम समय में, राज्य के अंतिम समय में बौद्ध धर्म के जो टूटे हुए स्तूप थे उनका पुनर्निर्माण कराया था। मध्य प्रदेश का भरूच स्तूप को लकड़ी की जगह पत्थर का बनवाया। जो भरूच स्तूप था वो पहले लकड़ी का बना था, उसे फिर से पत्थर का बनवाया। इसके समय की रचनाएं, जो पुष्यमित्र शुंग है ना, इसके समय की रचनाएं कौन कौन सी? बौद्ध ग्रंथ, जो जातक कथाएं हैं बौद्ध ग्रंथ की, पतंजलि की महाभाष्य, पाणिनि की अष्टाध्याय तथा मनु की मनु स्मृति इसी काल में
रची गई। ये एक ब्राह्मण साम्राज्य था जो पहला मगध की गद्दी पर बैठने वाला ब्राह्मण शासक था। पुष्यमित्र के समय में 2 यवन आक्रमण हुए, डेमेट्रियस द्वारा और मिनांडर मिलिंद द्वारा। इन दोनों युद्धों में पुष्यमित्र की विजय रहा, किंतु कलिंग नरेश खारवेल द्वारा पराजित हुआ। इसने पहले जो डेमेट्रियस था उसने आक्रमण किया इसके ऊपर, शुंग वंश के ऊपर, फिर उसके बाद मिनांडर ने किया। पुष्यमित्र ने दोनों को पराजित किया, लेकिन कलिंग युद्ध फिर इसने पास में कलिंग पर आक्रमण किया तो कलिंग पर ये विजय ना पा सका और हार हुई। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा बौद्ध भिक्षु नागसेन से ली। जो मिनांडर था ना, इसने हारने के बाद में वहाँ पे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली नागसेन से और बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अगले वीडियो में हम इसके बारे में फिर से देखेंगे, जिसमें डेमेट्रियस मिनांडर सबका वर्णन फिर से मिलेगा। ये यूनानी लोग हैं जो भारत पर आक्रमण करेंगे। ये जो सिक्के हैं ना, ये शुंग काल के सिक्के हैं। चलिए अब आगे अग्निमित्र है। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद इसका पुत्र अग्निमित्र राजा बनता है। कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र और मालव देश की राजकुमारी मालविका के प्रेम का वर्णन किया गया है। जो कालिदास की रचना है ना मालविकाग्निमित्रम, इसमें जो अग्निमित्र है और मालविका की जो राजकुमारी है ना, उनका वर्णन किया गया है प्रेम का। अग्निमित्र विदिशा का शासक था। जो अग्निमित्र था ये विदिशा में अपना दरबार लगाता था। पिछले हमने देखा था ना, विदिशा में इसने अपनी राजधानी बना ली थी जो पुष्यशुंग लोगों ने, लेकिन जो इसके राजकीय कार्य थे कुछ वो पाटलिपुत्र से चलते रहते हैं। ये शुंग वंश का राज्य है। ये इतने क्षेत्र में रह गया था। मौर्य काल में ये इसकी सीमाएं यहाँ तक थी, लेकिन ये घटकर ये यहीं तक अब सिमट कर रह गया था। तो इसका पहला राजा पुष्यमित्र शुंग होता है, उसके बाद अग्निमित्र, उसके बाद वसुज्येष्ठ, उसके बाद वसुमित्र, उसके बाद अंधक आता है, उनके बाद पुलिंदक, उसके बाद घोषुंग, उसके बाद वज्रमित्र, उसके बाद भगभद्र और देवभूति। अभी भगभद्र के काशीपुत्र भागभद्र, इसका वर्णन देखते हैं। ये शुंग वंश का लास्ट से पहला राजा है। इसके हेलियोडोरस इसी के समय भारत आया और गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भगवान विष्णु की पूजा कर अपने आप को परम भागवत घोषित कर पहला विदेशी भागवत बना। इसका वर्णन कुछ इस प्रकार मिलता है। जो हेलियोडोरस है इसके बारे में हम पिछले भी पढ़ चुके हैं। जो हेलियोडोरस होता है ना, वो यूनानी राजदूत होता है जो भारत आता है और भगवान विष्णु की पूजा करके गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है तथा अपने आप को परम भागवत घोषित करता है। ये कुछ इस तरीके का गरुड़ स्तंभ रहा। इसके बारे में वर्णन कुछ इस प्रकार मिलता है। यह गरुड़ ध्वजा देवों के देव वासुदेव कृष्ण या विष्णु का प्रतीक है। जो वासुदेव कृष्ण या विष्णु कुछ भी कह सकते हैं, उनकी ये प्रतीक ध्वजा है। इसे भक्त हेलियोडोरस द्वारा यहाँ स्थापित किया गया है। तक्षशिला निवासी डायोन का ये पुत्र है। जो तक्षशिला में डायोन रहते हैं ना, उनका ये हेलियोडोरस पुत्र होता है। महान यूनानी योना राजा द्वारा ये भेजा गया। जो महान यूनान के राजा है ना, उनके द्वारा हेलियोडोरस को भेजा गया है। एंटियालिडास, जो एंटियालिडास है ना, का राजदूत के रूप में राजा काशीपुत्र भागभद्र उद्धारकर्ता बनारस की राजकुमारी के पुत्र अपने शासनकाल के 14वें वर्ष में। ये इसका वर्णन कुछ इस प्रकार से मिलता है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके मंत्री वासुदेव कर्ण ने कर कर्ण वंश की स्थापना की। जो अंतिम राजा होता है शुंग वंश का, देवभूति होता है, उसकी हत्या उसका मंत्री वसुदेव कर्ण कर देता है और कर्ण वंश की स्थापना करता है। चलिए अब हम अगला वंश कर्ण वंश को देखते हैं। अगला हमारा वंश है कर्ण वंश। इसकी स्थापना 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व के मध्य रही है। शुंग वंश के राजा देवभूति की हत्या उसके मंत्री वसुदेव कर्ण ने कर कर्ण वंश की स्थापना की। जो वसुदेव कर्ण होता है ना, वो अंतिम राजा देवभूति की हत्या कर देता है तथा कर्ण वंश की स्थापना करता है। कर्ण शासन ने अनेक प्रांतों में अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। पहले मौर्य काल में शासन पूरे भारत पे लगभग था,
उसके बाद शुंग वंश में इसका शासन थोड़ा कम हुआ तथा कर्ण वंश में केवल मगध साम्राज्य की सीमा तक ही शासन सिमट कर रह गया। वैदिक धर्म एवं संस्कृत के संरक्षक की जो परंपराएं शुंगों ने प्रारंभ की थी उसे कर्णों ने जारी रखा। जो कर्ण वंश था ना, जो वैदिक परंपराएं शुंगों ने प्रारंभ की था उसी का अनुयायी करते हैं ये लोग। अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या उसके मंत्री शिमुख द्वारा कर सातवाहन वंश की स्थापना की गई। जो अंतिम राजा सुशर्मा होता है ना, उसके मंत्री जो शिमुख होता है ना, उसके द्वारा हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना कर दी जाती है। अब इसके कुछ राजाओं को देख लेते हैं। वसुदेव कर्ण जो स्थापना करता है, उस देवभूति की हत्या करने के बाद राजवंश की स्थापना 73 ईसा पूर्व में कर दी जाती है। भूमिमित्र कर्ण इसका वासुदेव का पुत्र होता है। उसके बाद नारायण कर्ण भूमिमित्र का पुत्र होता है। उसके बाद सुशर्मन या सुशर्मा ये अंतिम शासक सातवाहन साम्राज्य के प्रवर्तक शिमुख द्वारा हत्या करके हत्या इसकी कर दी जाती है। और कर्ण वंश की राज्य सीमा का केवल मगध साम्राज्य तक ही शासन सीमित रह गया। पहले ये शासन जब मौर्य काल था उनकी सीमाएं यहाँ तक थी लगभग। उसके बाद जो शुंग वंश आता है उसकी सीमाएं लगभग यहाँ तक आती हैं, लेकिन जो कर्ण वंश आता है उसकी सीमाएं मगध साम्राज्य तक ही सीमित रह जाती हैं। इसके कर्ण वंश के इतिहास में वासुदेव कर्ण इसकी स्थापना करता है। उसके बाद इसके 3 राजा उत्तराधिकारी और होते हैं, भूमिपुत्र, नारायण और सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या शिमुख द्वारा कर दी जाती है तथा सातवाहन वंश की स्थापना की जाती है। अब देखते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुख होता है। जो शिमुख था वो सातवाहन वंश का संस्थापक होता है। प्रारंभ में इनका शासन महाराष्ट्र में था, परंतु शुंग के हमलों से बचने के लिए आंध्र प्रदेश में चले गए। जो शुंग साम्राज्य उस टाइम शक्तिशाली साम्राज्य था, उनके हमलों से बचने के लिए शुंग वंश ने हमले इनके ऊपर किए तथा उन हमलों से बचने के लिए इन्होंने महाराष्ट्र को छोड़कर आंध्र प्रदेश की शरण ली। इन्हीं लिए इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है, इसीलिए इनको आंध्र सातवाहन के नाम से जाना जाता है। इनका पहला राजा देखते हैं शिमुख। कर्ण वंश के अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या करके मंत्री शिमुख द्वारा करके उसके सातवाहन वंश की स्थापना कर दी जाती है। जो कर्ण वंश का अंतिम राजा सुशर्मा होता है उसकी हत्या शिमुख द्वारा करके कर्ण सातवाहन वंश की स्थापना कर दी जाती है। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र होती है, क्योंकि इन्हें अब पुनः महाराष्ट्र का एरिया मिल जाता है तो ये प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में ही राजधानी अपनी बनाते हैं। शिमुख की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कान्हा शासन करता है और कान्हा के बाद उसका पुत्र सतकर्णी प्रथम राजा बनता है। अब राजा सतकर्णी को देखते हैं। सतकर्णी प्रथम, इसे सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, क्योंकि इसने सातवाहन वंश को बहुत तेजी से फैलाया। सतकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका के संबंध में एक नानाघाट अभिलेख प्राप्त हुआ है। जो नागनिका होती है तथा उसका संवाद मिलता है इसमें नानाघाट अभिलेख में, उसमें सतकर्णी प्रथम की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। अब नानाघाट अभिलेख को एक बार नानाघाट अभिलेख, इस अभिलेख में ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूदान की चर्चा है। जो ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती है उसकी चर्चा नानाघाट अभिलेख में मिलती है। इस अभिलेख में सतकर्णी प्रथम को महान विजेता व शासक बताया गया है। इस जो सतकर्णी प्रथम है ना, उसको महान शासक तथा महान विजेता बताया गया है। इस अभिलेख से पता चलता है कि ब्राह्मणों को पहले मुद्रा दान दिया जाता था, उसके स्थान पर अब भूदान आ गया है। पहले ब्राह्मणों को मुद्रा दान में दी जाती थी, लेकिन अब उनको भूमि दान में दी जाने लगी। ये नानाघाट अभिलेख का रूप है, देख सकते हैं आप नानाघाट अभिलेख का चित्र। इस तरीके से ये नानाघाट अभिलेख है। अगला राजा हाल होता है। ये हाल राजा होता है, ये क्षत्रप के अधीन शासन करता है तथा उसके बाद एक राजा क्षत्रप बनता है। उसके बाद गौतम पुत्र सातकर्णी उस राजा नहपान को पराजित करेंगे। अभी हम आगे जब विदेशी आक्रमण देखेंगे ना, उसमें इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। हाल, इसका अन्य नाम शालिवाहन है। राजा हाल गाथा सप्तशती के रचनाकार हैं। जो राजा हाल है गाथा सप्तशती है ना, उसके रचनाकार हैं।
गाथा सप्तशती की भाषा प्राकृत है। जो गाथा सप्तशती है ना, उसकी जो भाषा है वो प्राकृत है। हाल के दरबारी कवि गुणाढ़ थे, इनकी रचना बृहंत कथा थी। जो बृहंत कथा है ना, वो गुणाढ़ की रचना है। अगले हमारे राजा हैं गौतम पुत्र सातकर्णी। शक राजा नहपान को पराजित करके पुनः सातवाहन वंश की स्थापना करते हैं। ये पुनः सातवाहन वंश की स्थापना करते हैं क्योंकि हाल जो होते हैं वो क्षत्रप राजा के अंतर्गत अधीन में राज्य करते हैं तथा क्षत्रप राजा जो होता है नहपान वो गद्दी संभाल लेता है। उसके बाद गौतम पुत्र सातकर्णी उस नहपान राजा को पराजित करते हैं तथा पुनः सातवाहन वंश की स्थापना करते हैं। अभी हम जब शकों को देखेंगे ना, शक में देखेंगे ना, शक 5 भागों में विभाजित है। उसी में से ये जो नासिक जिनकी राजधानी होगी ना, उसी में नहपान राजा का वर्णन मिलेगा। इसने समुद्र के व्यापार को काफी बढ़ाया। जो गौतम पुत्र सातकर्णी है ना, इसने समुद्री व्यापार को बहुत तेजी से बढ़ाया। नासिक से प्राप्त लगभग 8000 चांदी के सिक्कों पर एक तरफ नहपान तथा दूसरी तरफ गौतम पुत्र सातकर्णी का नाम है। जो 8000 चांदी के सिक्के जो प्राप्त हुए नासिक से, वहां पर इस तरीके के सिक्कों में देखा जा सकता है। गौतम पुत्र सातकर्णी स्वयं को अनूठा ब्राह्मण तथा क्षत्रियों का दर्प हनन करने वाला बताया गया है। ये जो अपने आप को अनूठा ब्राह्मण कहता है तथा क्षत्रियों का दर्प हनन करने वाला कहता है। इसने अंतरजातीय विवाह पर रोक लगा दी। ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे तथा इन्होंने जो अन्य जाति शादी होती थी राजाओं की, उस पर रोक लगा दी तथा जो स्वयं की जाति होंगी उसी में ब्याह कर सकते थे। इनका ये मानना था कि इससे संकर पुत्र उत्पन्न होते हैं जो देश के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। अगला हमारा राजा है यज्ञश्री सातकर्णी। यह समुद्री व्यापार व समुद्री यात्राओं का अत्यंत प्रिय था। इसी कारण उसने सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित किया। इसने जो सिक्के चलाए उसमें जहाज के चित्र अंकित करवाए। इसके सिक्के गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। इसकी मृत्यु के बाद सातवाहन वंश का पतन प्रारंभ हो जाता है। जो यज्ञश्री सातकर्णी होता है ये अंतिम राजा शक्तिशाली होता है। इसके बाद सातवाहन वंश का निरंतर पतन प्रारंभ हो जाता है। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, सातवाहन वंश मात्र सत्तात्मक था परंतु राजा पितृसत्तात्मक पुरुष होते थे। जो सातवाहन वंश के होते थे ना, वो अपनी माता का नाम पहले लगाते थे तथा उसके बाद अपना नाम रखते थे। जैसे गौतम पुत्र सातकर्णी आपने देखा, यज्ञश्री सातकर्णी ये अपने मातृ प्रधान को दर्शाते हैं तथा जो राजा होते थे वो पुरुष ही इसमें होते थे। सातवाहन शासकों को दक्षिणा पथ का स्वामी कहा जाता था। तो दक्षिण मार्ग का स्वामी सातवाहन वंश के राजाओं को कहा जाता था। इस काल की रचना पेली प्लस ऑफ इरीथ्रियन सी लाल सागर परिभ्रमण है। इसके लेखक का नाम पता नहीं है। जो इसके लेखक का नाम वास्तविक पता नहीं लगता है, लेकिन परंतु कुछ लोग लेखक विलियम एच साफ यूनानी व्यापारी या यूनानी नाविक था ऐसा मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि विलियम एच साफ यूनानी जो था वो व्यापारी था, उसने ये किताब लिखी है। परंतु कुछ लोगों का मानना है कि उसमें लेखक का नाम वर्णन नहीं है, तो ये गुमनाम लेखक की एक रचना है। चलिए अब आगे और देखते। सातवाहन ने स्वयं को ब्राह्मण बताते थे, परंतु ब्राह्मण शास्त्र के अनुसार राजा ब्राह्मण न होकर क्षत्रिय होना चाहिए। जो सातवाहन थे वो शुंग से ज्यादा अपने आप को कट्टरवादी ब्राह्मण मानते थे, लेकिन ब्राह्मण शास्त्र ये मानता है कि राजा ब्राह्मण न होकर क्षत्रिय होना चाहिए। जो ब्राह्मण साहित्य तथा हिंदू धर्म की परंपरा है कि कोई भी संत, महात्मा और ब्राह्मण राजा की गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए, उसे केवल राज्य का देख रेख करना चाहिए तथा सही दिशा बतानी चाहिए, ना कि खुद गद्दी पर बैठना चाहिए। ये कार्य केवल क्षत्रियों का है। कोई साधु महात्मा को गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए, ये धर्म के खिलाफ माना जाता था और कोई भी ब्राह्मण इसलिए गद्दी पर उत्तराधिकारी नहीं होता था। सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी सिक्के देखते हैं। तांबे के सिक्के
चांदी के सिक्के, पोटीन जो घटिया चांदी होती थी, चांदी के अंतर्गत ही आती है पोटीन, ये लेकिन ये घटिया चांदी होती थी। सीसा और सोना, इसमें जो महत्वपूर्ण है शीशे के सिक्के, ये शीशे के सिक्के रहे जो सातवाहन वंशों के द्वारा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाए, शीशे के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए, तो वो सातवाहन शासकों द्वारा ही शीशे के सिक्के चलाए गए। अब सातवाहन शासकों का क्षेत्र देख लेते हैं। ये साम्राज्य विस्तार सातवाहन शासकों का है। ये आप देख सकते हैं दक्षिण पथगामी जो रास्ता है वहाँ के स्वामी है ये, और आप इनकी उज्जैन तक पकड़ हो जाती है, धीरे धीरे ये उज्जैन तक कब्जा कर लेते हैं और इधर कर्ण वंश भी चल रहा होता है। चलिए और सातवाहन वंश की वंशावली को एक बार देख लेते हैं। पहले इसकी स्थापना शिमुका या शिमुक द्वारा की जाती है 100 ईसा पूर्व से पहले लगभग। उसके बाद कान्हा राजा बनता है। उसके बाद सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी द्वितीय ये राजा बनते हैं। उसके बाद हमने बताया था क्षत्रप राजाओं के अधीन 2 शासक लगभग रहते हैं, क्षत्रप राजा के अधीन हाला रहते हैं। उसके बाद नहपाल जो होता है वो स्वयं क्षत्रप राजा होता है, वो अधिकार कर लेता है सातवाहन वंश की भूमि पर और खुद राजा बन जाता है। फिर गौतम पुत्र सातकर्णी आता है और नहपान को पराजित करके पुनः सातवाहन वंश की स्थापना कर देता है। उसके बाद पुलमावी, उसके बाद वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी, उसके बाद शिवश्री पुलमावी, उसके बाद शिव स्कंद सातकर्णी, उसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी, उसके बाद विजया सातकर्णी। मेन यज्ञश्री सातकर्णी तक ही है, क्योंकि उसके बाद अब जो विजयाश्री सातकर्णी होगा वहां से जो सातवाहन वंश है उसका पतन प्रारंभ हो जाएगा और इसके तमाम छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। अब जो टुकड़े हो जाते हैं उसमें जो प्रमुख रह जाते हैं ना, उनको एक बार और देख लेते हैं। जो 2-4 राजा रह जाते हैं पूर्वी दक्कन के क्षेत्रीय में सातवाहन शासक, हमने पीछे बताया था ना अभी कि सातवाहन वंश टूट गया था और उसके छोटे छोटे राजा अपने भाइयों में बंटकर अलग अलग शासन स्थापित कर लेते हैं। उसी में ये चंद्रश्री एक राजा होता है, उसके बाद पुलमावी द्वितीय होता है, अभिरा ईश्वरसेन, उसके बाद माधुरीपुत्र शक्सेन, उसके बाद हरितपुत्र सातकर्णी, यहीं तक राजाओं का वर्णन मिलता है। उसके बाद सातवाहन वंश पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इनका मेन कारण समाप्त होने का ये आखिर क्यों हो गया सातवाहन वंश का साम्राज्य, इन्होंने आपसी फूट के कारण ये सातवाहन वंश लास्ट में खत्म हो जाता है। ये आखिरी ब्राह्मण वंश होता है जो शासन करता है। इसके बाद किसी मुख्य ब्राह्मण वंश का स्थायित्व देखने को नहीं मिलता है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम उत्तर मौर्य काल के विदेशी राजाओं को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।